Vedant just yes. हाँ जी बोलो। सर बैकअप में कोई किसी को रखना रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि आज मेरे यहाँ नेट इश्यू है। हाँ जी, तो देवम भाई है ना, देवम भाई रहेगा बैकअप में। ओके सर। देवम यू कैन ऑल्सो स्टार्ट। ओके। Yes, see, we have studied yesterday that inside the nucleus we know that there is a neutron, but that neutron will split into proton, electron and a subparticle neutrino. अब ये न्यूट्रिनो का इंटरेक्शन जब इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के साथ होगा ना, वो जो फोर्स होगा ना उसे वीक न्यूक्लियर फोर्स कहता है। अब अट ऑब्वियस है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस होगा, मतलब उसका जो रेंज है ना, रेंज that will be a short range force. So weak nuclear force is a short range force that we have studied yesterday. बराबर। अब हम आ जाते हैं दूसरे टाइप के फंडामेंटल फोर्स पर, एंड द टाइटल इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बट बिफोर आई एक्सप्लेन, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? कोई जानकारी है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की? यस, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? कुछ भी आपको जो आइडिया है अभी तक बोलिए जी, है किसी के पास आइडिया? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ओके जी, चलिए मैं लिखकर समझा देता हूँ। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट हैविंग मास m1, this will be another object having mass m2, both are separated by distance r, then the gravitational force between these two objects are directly proportional to m1 m2. This gravitational force is also inversely proportional to the square of the distance between them. Together if we write, so it is can be written as F is directly proportional to m1 m2 upon inversely proportional to r square. So to remove this proportionality, we have to place one proportional constant, and that is known as capital G, where capital G is known as universal gravitational constant, मतलब जिसका वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, पूरे यूनिवर्स में इसका वैल्यू सेम रहता है। एंड इसका वैल्यू फाइंड किया था साइंटिस्ट कैवेंडिश। कौन सा डिश? ऐसा नहीं है, कैवेंडिश, खाने का डिश ऐसा नहीं यार, कैवेंडिश। Cavendish was the scientist who found this value of capital G, that is universal gravitational constant. This is nothing but, ये फॉर्मूला जो है ना, इसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन। दिस इज नोन एज न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। अर्थ सरफेस पर हम लोग सब चल सकते हैं कि उड़ सकते हैं? अर्थ के सरफेस की बात है। हाँ जी, प्लीज बताइए, अर्थ के सरफेस पर हम सब लोग चलते हैं कि सारे सुपरमैन ही है? बोलिए, नॉर्मल इंसान है कि सुपरमैन है हम सब? नॉर्मल। क्यों ऐसा? ये सुपरमैन उड़ता है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता? ऐसा क्यों? तो फिर क्यों मैं नहीं उड़ सकता और सुपरमैन उड़ सकता है? हैं ऐसा क्यों? बोलो। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता था भाई, वो इमेजिनरी वर्ल्ड है, वो एक कैरेक्टर है। रियलिटी में तो वो भी इंसान था, वो भी चल फिर ही सकेगा। तो कहने की बात ये है, क्यों हमारे व्हीकल्स रोड पर चलते ही है, क्यों हम सब भी रोड पर ही चलते हैं, क्यों हम सब चलते चलते उड़ नहीं जाते?
कि वो क्रिश मूवी में जादू का मैजिक हमारे साथ भी नहीं होता कि हम भी उड़ उड़ के गोल मारते बास्केट करते हैं? ऐसा सब क्यों नहीं होता? अरे बिकॉज अर्थ जो है वो, उसका मास हमारे मास के कंपेयर में तो बहुत ज्यादा हुआ ना। तो जिस अर्थ का जो मास बहुत ज्यादा है तो उसका एक खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। एंड प्लीज नोट दिस पॉइंट कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डैश इन नेचर। कोई जानता है ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर क्या होता है? रिपल्सिव के अट्रैक्टिव? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव। एग्जैक्टली, ये अट्रैक्टिव है, इसीलिए हम सारे ह्यूमंस अर्थ से अट्रैक्टेड है और इसीलिए हम वॉक करते हैं। जिस दिन ये अट्रैक्टिव फोर्स चला गया ना, वह हम भी वो क्रिश के मूवी के जैसे छोटे छोटे बच्चे के, ऋतिक रोशन के जैसे उड़ने लगेंगे और उड़ते उड़ते एक जगह से दूसरे जगह पर जाएंगे। सुपरमैन हम भी बन जाएंगे। ये है पूरा स्टोरी। So gravitational force is always attractive in nature. Gravitational force is directly proportional to the mass of an object. Gravitational force is inversely proportional to square of the distance between those two objects. And to remove this proportionality, that proportional constant is known as universal gravitational constant, whose value is universally accepted and the value is found out by scientist Cavendish. कौन सा डिश? केविन का डिश, Cavendish. यहाँ तक मैंने जो कुछ भी समझा वो सब कुछ समझ में आया? प्लीज कंफर्म थ्रू चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में यस और नो रिप्लाई कीजिए तो मुझे समझ में आएगा। कंफर्म करो प्लीज। यस साक्षी, यू कैन आल्सो मैसेज मी इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड। चलिए, ये एक्स्ट्रा होगा शायद से, नोट्स में नहीं होगा, पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इन ग्रेविटेशनल फोर्स टॉपिक लिखना हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज नोट्स में है कि नहीं मैं चेक कर लेता हूँ पीछे। मेरे ख्याल से नहीं है, नहीं है तो आप लिख सकते हो। हो जाए कंप्लीट तो मुझे बताइए, तो आगे पढ़ते हैं फिर। ओके, 2% replied done, Vedant and Arya. चलिए, let's wait for other also. Yes, Kishita and Ria completed. ओके देन, चलिए तो ये सब अभी जाएगा। इरेज 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 इरेज। And I need help of a volunteer to read the points from the screen. है कोई volunteer? ग्रेविटेशनल फोर्स रीड करने के लिए है कोई? Anyone? Anyone? Yes, Vedant, करो रीड। Gravitational force. Gravitational force is force of mutual attraction between any two objects in the universe by virtue of their mass. Therefore, it is a universal force. It is a long-range force.
नेटवर्क इश्यू का। चलिए, देव इज देयर। देव, Sir, हाँ जी, sir, can I? हाँ जी, श्योर श्योर। क्या हुआ, नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ? Yes, sir. चलिए ठीक है, कंटिन्यू। सर किधर तक सुनाई दे रहा था? सॉरी, किधर तक सुनाई दे रहा था? नहीं, स्टार्टिंग से ही कर देना तू, स्टार्टिंग से ही कर दे। चल, Gravitational force is force of mutual attraction between any two objects in the universe by virtue of their mass. Therefore, it is a universal force. It is a long-range एग्जैक्टली। तो force. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज म्यूचुअली अट्रैक्टिव फोर्स। हर जगह पर कहीं पर भी जाओ वो अट्रैक्टिव हो रहा है। ऐसा नहीं कि इंडिया में अट्रैक्टिव है तो यूएसए में रिपल्स हो गया, ऐसा नहीं है। ग्लोबली, ग्लोबली ये फोर्स अट्रैक्टिव। और ग्लोबली भी क्यों, यूनिवर्सली ये फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। सन जो है सारे प्लैनेट को अट्रैक्ट करके रखता है, अर्थ जो है वो मून को अट्रैक्ट करके रखता है। ऐसे सारे यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ही रखते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड मैंने यूनिवर्स जब बोल दिया आपको, तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स हो गया। जबकि इसके आगे वाला फोर्स जो था वो तो न्यूक्लियस के अंदर था। अब न्यूक्लियस का डायमेंशन तो कितना छोटा होता है, वो शॉर्ट रेंज होगी। बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। यस, देन नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट पॉइंट। It plays key role in large-scale phenomena of universe such as formation of star, galaxies, and गैलेक्टिक galactic क्लस्टर। clusters. हाँ, यूनिवर्स है ना, क्या करता है देखो। अर्थ, सन अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, बराबर। फिर मिल्की वे है, वो सन को अट्रैक्ट करेगा। गैलेक्सी जो है वो मिल्की वे को अट्रैक्ट करेगा। ऐसे हर एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ही रखेंगे। यस, देन नेक्स्ट। All objects on Earth experience gravitational force of the Earth. It governs the moon and artificial satellites around the Earth, motion of Earth, and planets around the sun. ऑब्वियसली से मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। क्यों अर्थ के अराउंड रिवॉल्व ही करेगा? उसका कभी ऐसा मूड नहीं होता चल यार आज अर्थ में मैं जुपिटर के अराउंड राउंड मार के आता हूँ, है कि नेपच्यून के अराउंड में सैटर्न की रिंग पर थोड़ा सा स्लाइड करके आता हूँ। ऐसा उसको कभी इच्छा नहीं होती क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अट्रैक्टेड है। हाँ, तो वो अर्थ के अराउंड ही अट्रैक्ट करेगा। फिर अर्थ देखिए, वो सन के अराउंड ही अट्रैक्ट करता है। क्या उसको कभी ऐसा नहीं मूड होता चल यार कोई एक स्टार के अराउंड में चक्कर मार के आता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सन जो है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो बाकी के सारे प्लैनेट्स को अट्रैक्ट करके रखता है। यानी अर्थ जो है वो सन के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। ठीक है ना? यानी हम सब ह्यूमंस भी आप देखिए तो अर्थ से अट्रैक्टेड है ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। बराबर, चलिए नेक्स्ट। It is not affected by the presence of any medium, that is, its value remains same for the same objects at same distance in any medium. Most important point, most important point, all of you need to understand this particular point। चलिए मैं समझा देता हूँ, please be attentive। now see, consider this as a tank, एक empty tank। इसमें ये दो ऑब्जेक्ट्स है having mass m1 m2 separated by distance r। मान लीजिए अभी इस टैंक के अंदर एयर है। क्या है? एयर। एयर कहो कि वैक्यूम कहो, एयर कहो कि वैक्यूम करो। एयर कहो कि वैक्यूम कहो, तो ये जो फोर्स हो जाएगा ना एयर का या वैक्यूम का, वो अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा वही आ जाएगा, G m1m2/r²। यू प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट्स। ये पहला केस हो गया। नाउ सेकेंड केस ऐसा है कि अगेन आई एम टेकिंग वन टैंक inside which again there are two particles having mass, same two objects having mass m1 m2।
Same is this separation between these two objects R. But 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 now this tank is filled with वो गाना था ना, आज ब्लू है क्या, आज ब्लू है ब्लू है ब्लू है ब्लू है, क्या था वो हनी सिंह का गाना, क्या था ब्लू आज, बोलिए। आज ब्लू है पानी पानी, है ना। वैसा अब टैंक के अंदर वाटर आ गया। देखिए अब मीडियम चेंज हो गया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ इनसाइड द टैंक देयर इज अ वाटर, मीडियम इज चेंज्ड, but this gravitational force now in water remains same, G m1 m2 by r square. So this is equation number 1, this is equation number 2. From 1 and 2 we can say, from 1 and 2 we can say, ये सब कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है नोट्स में, टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, so better you write this. So from equation number 1 and 2 we can say कि force in air is same as force in water. This means कि gravitational force does not depends on medium. दो ऑब्जेक्ट्स जब सेपरेटेड होंगे कुछ डिस्टेंस और उनके बीच में कोई भी मीडियम ले लीजिए, अरे यार ये केरोसिन मैंने रख दिया, मान लो वाटर की जगह पे केरोसिन रख दिया, टर्पेंटाइल रख दिया, कोई ऑयल रख दिया, फिर भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू तो सेम ही रहेगा. सो ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम. Draw this two diagram, write down the formula and the conclusion point also. And if you have written this, understood this, please let me know in the chat box. Yes, completed. तो और अभी तो लिख रहे हैं, रुको तो सही. डन. ओके चले, बस अब तो एक आखिरी वाला पॉइंट है जो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था पहले. यस, लास्ट पॉइंट विदन भाई रीड कीजिए. It is weakest fundamental force. ओ तो मैं पहले से पता था. तो हमने चार फंडामेंटल फोर्सेस के नाम देखे थे. उसमें से लास्ट क्लास में मैंने वीक न्यूक्लियर फोर्स आपको पढ़ा है, आज ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है. भले वीक न्यूक्लियर फोर्स में वीक वर्ड आता है लेकिन वो वीकेस्ट नहीं होता. वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, भले ये लॉन्ग रेंज फोर्स है बट उस फोर्स का जो वैल्यू होगा ना वो बहुत ही वीक है, वो बहुत ही वीक है. So that completes the today's second type of fundamental force. Now we proceed with third type. Third is nothing but strong nuclear force. अब यहाँ पर वर्ड पर जाना है. Strong nuclear force वर्ड पर ही जाना है. Strong nuclear force is the strongest fundamental force. पर फिर से उसके अंदर न्यूक्लियर वर्ड आ गया ना यार, फिर से इसके अंदर न्यूक्लियर वर्ड आ गया मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर का फोर्स होगा. मतलब ये इसका रेंज फिर से कैसा हो जाएगा,
इसका रेंज फिर से कैसा हो जाएगा, और शॉर्ट रेंज हो जाएगा। तो देखिए ये पॉइंट भी आ गया, कवर हो गया, फिर हम बाद में रीड करेंगे, पर पहले मैं समझा देता हूँ। चलिए अब आप लोग ही मुझे हेल्प करोगे तो मैं इजीली ये समझा पाऊंगा। देखिए, कंसिडर दिस एज अ एटम, और बीच में हो जाएगा ये छोटा सा न्यूक्लियस। चलिए मुझे हेल्प कीजिए ना यार, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, मैं तो भूल गया, वो मेरा थोड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला है प्रॉब्लम। प्रोटॉन्स अरे सिर्फ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स एंड एन 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 न्यू एन 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 Neutrons and protons. न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ये धीमे धीमे आवाज से मुझे आर्या का आवाज सुनाई दिया। ये आर्या के घर पे सर बात करनी पड़ेगी क्या? आर्या ऐसे धीमी आवाज से ही बात करती है हर बार। हाँ जी बोलो। सर न्यूट्रिनो भी आएगा ना? वो सब पार्टिकल्स है देवम भाई, वो सब पार्टिकल्स है बरा। तो उसका काउंटिंग यानी ऐसा मान लीजिए, क्या देवम भाई पूरे अर्थ को हिला सकता है? हाँ के ना? नो सर। पर क्या रजनीकांत पूरे दुनिया को हिला सकता है? पिक्चर की बात कर रहा हूँ, रियलिटी में नहीं, पिक्चर की बात कर रहा हूँ। हैं? नो सर। लया तो नो बोलता है। लया ये वो मूवी में देखना, या साउथ इंडियन की मूवी में वो जमीन पर एक जोर से पाम मारता है ना तो पूरी दुनिया हिल जाती है, ऐसा सब नहीं बताते क्या? ऐसे सपोज करना है तेरे को यार। तो अभी के लिए हम सिर्फ एलिमेंट्री, ये एक्चुअली 12th का कंसेप्ट है, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं पता चलेगा। वी आर राइट नाउ कंसिडरिंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स, नॉट सब पार्टिकल्स, एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस आर ओनली टू, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. We are not considering right now elementary particles, sorry, we are not considering sub particles for strong nuclear force. Just a minute. So for strong nuclear force, we are considering only elementary particles, क्योंकि उसका इफेक्ट डोमिनेंट होता है, तब सब पार्टिकल्स नहीं आते, तब सब पार्टिकल्स नहीं आता। ये तो ऐसी बात हो गई यार, ओरिजिनल शाहरुख खान को बुलाया इनॉग्रेशन में और डुप्लीकेट शाहरुख खान को भी बुलाया इनॉग्रेशन में, तो सारी पब्लिक कहाँ पर जाएगी बोलिए? हैं देवम भाई, मैंने इनॉग्रेशन रखा, हाँ, और क्या आपने इनॉग्रेशन रखा किसी चीज का, ओरिजिनल शाहरुख खान को भी बुलाया, डुप्लीकेट शाहरुख खान को भी बुलाया, तो सारी पब्लिक किसके पीछे भागेगी? ओरिजिन। हाँ, तब कोई डुप्लीकेट शाहरुख खान को पूछेगा क्या? नो सर। अरे वो भी चुपचाप कहीं पर कोने में कुर्सी लेकर बैठ जाएगा कि भाई अभी मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। पर लेकिन ओरिजिनल सुपरस्टार की डेट ही नहीं मिले और आपने फिर डुप्लीकेट शाहरुख खान को बुलाया, तब तो उसको लोग कुछ ना कोई लोग तो पूछेंगे ना। भाई 15,000 में से 20-25 लोग तो उसके पीछे जाएंगे, सर ऑटोग्राफ, सर ऑटोग्राफ, सर सेल्फी, सर सेल्फी, ऐसा तो करेंगे ना। यस सर। तो ऐसा बात है भाई, जब हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लेते हैं ना तो सिर्फ हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर फोकस करते हैं, दे आर नथिंग बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। बट वी when we are talking about a weak nuclear force, then we also consider sub particles, that is neutrino. अब ये गया कंसेप्ट क्लियर हुआ देवम भाई? यस सर। चलिए तो देखिए, अब मुझे बताइए, क्या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन थोड़ी होगा यार? ऐसा तो नहीं होगा, बहुत सारे प्रोटॉन्स और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होंगे। तो मैं न्यूक्लियस को थोड़ा सा अभी ड्राइंग के हिसाब से मुझे कन्वीनियंट हो इसलिए मैं बड़ा बनाता हूँ, बाकी इतना बड़ा नहीं होता यार। चलिए एक प्रोटॉन आ गया, दूसरा प्रोटॉन आ गया, एक न्यूट्रॉन आ गया, दूसरा न्यूट्रॉन आ गया। अब देखिए न्यूट्रॉन तो चार्जलेस पार्टिकल है, बट प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब आप लोग ने बेसिक्स तो लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा कि रिपेल? Repel. रिपेल। रिपेल होगा ना।
और रिपेल हो जाएगा तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर ये प्रोटॉन प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो माइट भी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि ये प्रोटॉन बाहर आ गया और ये प्रोटॉन बाहर आ गया। पर क्या आपने कभी ऐसा, अभी तक आपने ऐसा पढ़ा है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के बाहर जंप मार के आ गए? पढ़ा है क्या नो आपने सर। सबने ऐसा कभी? नहीं ना। तो ऐसा तो क्या होता है भाई कि जिससे ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है, फिर भी ये न्यूक्लियस के बाहर नहीं आते। तो कोई एक ऐसा फोर्स एक्ट करेगा ये प्रोटॉन्स के बीच में, के न्यूट्रॉन्स के भी बीच में, जो ये रिपल्सिव फोर्स से भी ज्यादा डोमिनेट करेगा, एंड दिस फोर्स इज नोन एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। What is strong nuclear force? Strong nuclear force binds all protons and neutrons inside the nucleus. ये काम करता है, ठीक है। सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाउंड करके रखना, बांध के रखने का, फिट रखना है भाई, तू बाहर नहीं जाने चाहिए, नो एंट्री, आउटसाइड नो एंट्री। अरे एंट्री मतलब बाहर किसी को नहीं जाने का, नो एग्जिट। सो सब लोग अंदर ही रहो, कोई बाहर नहीं जाएगा। ऐसे फोर्स को कौन ऐसा ये कौन सा फोर्स है जो सबको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाउंड कर रखता है? दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। चलिए मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, अब रीडिंग कर लेते हैं। चलिए वेदांत भाई, पहला पॉइंट रीड किया जाए। वेदांत है कि गुम हो गया? Yes, sir. Strong nuclear force binds together protons and neutrons inside the nucleus. ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके यानी बांध के रखता है, बाहर नहीं जाने चाहिए, नो एग्जिट, ओनली एंट्री, और एंट्री लेकर फिर बैठे ही रहो अंदर, बाहर मत जाओ। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सेकेंड पॉइंट, Strong nuclear force is charge independent and it acts equally between neutron and neutron. एग्जैक्टली, ओके देव से देखिए, अब ये ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पार्शियलिटी नहीं करता कि मैं सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में ही एक्ट करूंगा, नहीं, ऐसा पार्शियलिटी नहीं करता। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भी बीच में एक्ट होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट होता है। यानी आज मेरा बर्थडे है मान लीजिए, तो मैंने वेदांत को 2 चॉकलेट दी, तो साक्षी को 1 चॉकलेट दी, नक्षत्रों को 1 चॉकलेट ली, लेकिन देवम को एक भी चॉकलेट नहीं दी। ऐसा नहीं, पार्शलिटी में नहीं करूंगा, मैं सबको 2-2 चॉकलेट दूंगा यार। हाँ, तो ऐसा है सिचुएशन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, वो सबके लिए इक्वली एक्ट होगा। ऐसा नहीं कि तू पॉजिटिव चार्ज है ना, प्रोटॉन चार्ज है ना, तो मैं तेरे पे ज्यादा एक्ट करूंगा, न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है, मैं उसके ऊपर मैं एक्ट ही नहीं करूँ, ऐसा नहीं होता, वो हर एक चार्ज के लिए इक्वली होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, Strong nuclear force is strongest fundamental force and it is 100 times stronger than electromagnetic force. हाँ, ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम पर ही जाना स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है कितना स्ट्रॉन्ग है, तो 100 टाइम्स, वो हमने लास्ट क्लास में और उससे पहले के क्लास के टेबल में हमने पढ़ लिया था। देन नेक्स्ट, It is a short range force up to 10 raised to minus 15 meter only. why this 10 raised to power minus 15 meter is mentioned? Because this 10 raised to power minus 15 meter is nothing but the radius of nucleus, और हमें पता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट होगा। तो इस न्यूक्लियर फोर्स का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रेंज क्या होगा? अरे भाई, जितना न्यूक्लियस का रेडियस होगा उतना, तो न्यूक्लियस का रेडियस कितना? 10⁻⁻⁻15 मीटर, ठीक है। चलिए फिर लास्ट पॉइंट, As per recent development, it is believed that protons and neutrons are made of more fundamental particles called quarks. ये तो हमने पढ़ ही लिया था लास्ट क्लास में, और उससे भी डिटेल में मैंने तो आपको समझा था कि ये तो पॉइंट में क्या लिखा है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बिलीव टू मेड ऑफ क्वार्क्स, बट we have studied that के total there are 6 types of quarks, out of which we have studied 2 types। किसी को याद है कौन कौन से quarks थे और उनका चार्ज क्या था? बता सकता है कोई? anyone? Up quark and down quark.
अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, करेक्ट आंसर। तो दो टाइप के क्वार्क्स थे, तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया था, उसके चार्जेस के भी आंसर्स आपको बताए थे कि अप क्वार्क का चार्ज क्या होता है, डाउन क्वार्क का चार्ज क्या होता है। हाँ सर जी बोलो जी। अपवर्ड का +2/3 और डाउनवर्ड का -1/3। पर वो रह गया, एक टर्म रह गया देवम E, भाई। ई हाँ ई, इमली का ई। अरे अप क्वार्क होता तो +2/3 ई, डाउन क्वार्क होता तो -1 इमली का ई, -1/3 इमली का ई, ऐसा। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में करवाया है, आई थिंक सो एक सेशन के पहले, पर तो वो आप देख ही सकते हो, या तो वीडियो से रिवाइज कर सकते हो। सो दैट कंप्लीट्स थर्ड टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स, थर्ड टाइप। So in the previous session, we have taken the first fundamental force, that is weak nuclear force. Today we have covered two more fundamental forces, strong nuclear force and gravitational force. And most probably tomorrow we're going to complete this chapter. We'll take that fourth of type of fundamental force, that is electromagnetic force. ठीक है? Yes, Vedant and Devam, recording बंद कर